मित्रों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इस पुस्तक का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक बच्चन सिंह का लिखा हुआ ये दूसरा इतिहास। हम सारे रेफरेंस इसी किताब से ले रहे हैं और ये किताब बहुत प्रामाणिक है और बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण से लिखी गई। शुक्ल जी की आलोचना को समझते हुए और साहित्य के इतिहास की आलोचना परंपरा को समझने के बाद बच्चन सिंह ने इस बात को महसूस किया कि 1929 में लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, उस समय उसको लिखे हुए इतना समय बीत चुका है। हम 2023 में आज आ चुके हैं, लगभग एक शताब्दी के नज़दीक आ चुके हैं। और वो कह रहा है कि तब से समाज में न जाने कितने परिवर्तन घटित हुए, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक मूवमेंट, न जाने क्या क्या चीज़ें घटी, न जाने कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 20 सालों में हिंदुस्तान में और ज़्यादा हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि समाज बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। तो इस बदलते हुए समय में क्या इतिहास को समझने की दृष्टि, क्या साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण का हम सिर्फ एक ही विज़न से उसको समझते रहेंगे, या उसमें नए जो दृष्टिकोण जुड़े हैं, जो नए आइडियाज़ हमारे सामने आए हैं, उन आइडियाज़ को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और इंक्लूड करने के बाद हम उसके विस्तार में जाएंगे, हम उसकी उपयोगिता, उसके महत्व को समझने की कोशिश करें या न करें। तो यह आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना है हिंदी खड़ी बोली का निर्माण। तो हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था सरस्वती पत्रिका का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी में चाहे कितनी भी जड़ता कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स चिंतन उनका रहा हो, लेकिन वह हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में उस शख्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। आप चाहे उस पर उनकी कितनी भी आलोचना कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं उनके दृष्टिकोण की, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा के निर्माण के लिए जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से नए लेखकों को गाइड किया, एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नया आइडियाज़ दिया, एक नया थ्रू दिया, अपनी पत्रिका के माध्यम से किस प्रकार से भाषा लिखनी चाहिए, भाषा में क्या कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि संपादक की बहुत बड़ी, एडिटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमेशा। आप चाहे भारतेंदु को देखिए, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखिए, चाहे बाद में प्रेमचंद को देखिए, चाहे बाद में राजेंद्र यादव को देखिए, या आज के जो तमाम समकालीन संपादक हैं उनको देखिए आप। क्योंकि एडिटर का रोल ही होता है कि अच्छे और बुरे की समीक्षा करना। अगर एडिटर सिर्फ आप मैटर भेज रहे हैं और सिर्फ छाप रहा है तो उसका कोई रोल नहीं है। फिर उसके पास ये दृष्टिकोण, ये विज़न होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर वो एडिटर है कि नहीं है उस पर आप सोचिए। तो भारतेंदु का ने जो कहा था, निज भाषा की जो बात की थी, आपको पता ही है। भारतेंदु बार बार अपनी भाषा की बात करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा के माध्यम से ही हम अपनी चेतना, अपनी राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि उस समय का जो समय था, हिंदुस्तान गुलाम था, और ऐसे में एक ऐसी चेतना का निर्माण करने की ज़रूरत थी जो हमें एक नेशनलिटी, एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण का आधार बन सके और उसका एक लीडिंग रोल देख सके, एक अस्मिता, एक आइडेंटिटी हमें प्रदान कर सके। तो उसके लिए सबसे यही तरीका था कि हम निज भाषा में प्रवेश करें, और यही तरीका इन लोगों ने अपनाया। आपको पता ही 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसका आज़ादी के मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था, जिसको हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। उसने अपना क्या रोल अदा किया, नहीं किया, उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हो। राजनीति का प्रश्न, हम यहाँ साहित्य की बात कर रहे हैं। फिर एक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव से भारतीय जाति का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दादा भाई नौरोजी ने 1905 में इसी बात का निश्चयात्मक ढंग से कहा। 1905 में आप जानते हैं बंगाल का विभाजन किया अंग्रेजों ने, और एक भारत को कह सकते हैं कि चेतना को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 1904 में जापान जिसे छोटे से देश ने रूस को हरा दिया था। अब देखिए, इतिहास की छोटी छोटी घटनाएं किस प्रकार से जनता की चेतना के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है। कि जब छोटा कमज़ोर किसी शक्तिशाली को हराता है तो उसे न जाने कितने कमज़ोर लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। एक सामान्य परिवार का आदमी जब सक्सेसफुल हासिल करता है तो वो न जाने कितने सामान्य परिवार के लोगों में चेतना जगाता है कि अगर वो हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। और वो एक आइकन बनता है, वो एक सिंबल बनता है कि ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। और अगर जैक मा या कोई भी सामान्य आदमी अगर सक्सेस हो सकता है तो फिर दूसरे सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इस जापान की जीत ने
न जाने कितने गुलाम देशों में चेतना पैदा करने का काम किया, और वो चेतना कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी उसका प्रभाव था। और वो एक दौर था जिसको अगर आप समझेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। भारत में बहुत कुछ घटित हो रहा था। ब्रिटिश हुकूमत में न जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया। आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया और इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए सेक्रीफाई किया, उनका सही में उनका सेक्रीफाई अतुलनीय है। उसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ अंडमान निकोबार की जेलों में डाल दिया गया, कहाँ उनको रास्ते में भून दिया गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, सब ऑन द स्पॉट फैसला। न जाने कितनी हत्याएं की गई, न जाने कितने लोगों को मारा गया जिनका कोई दोष नहीं था। उस कॉलोनियल पीरियड ने राजा महाराजाओं के उस साम्राज्य से भी ज़्यादा लोगों को कत्ल किया, लेकिन आज वही हमारे लिए कुछ है। अब उसके दोनों परिप्रेक्ष्य है, उसको सोचना नहीं सोचना वो एक अलग बहस का विषय है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी खड़ी बोली की। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में होती है और उन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, और श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के उद्योग से सभा की स्थापना हुई, और बाद में इस कार्य को आगे बढ़ाया गया किस तरह से। और सुखद आश्चर्य की ये जैसी मासिक पत्रिका थी और इस पत्रिका ने न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ाया, और इलाहाबाद से निकलती थी ये घोष जी अनुरोध किया। 1901 में इसके संपादन का दायित्व के लिए श्याम सुंदर निकाल रहे थे, फिर 2000 में वे कैसे अलग हो गए, और उसके बाद क्या हुआ था, इसका संपादन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में होता है, 1938 में उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो मैं सिर्फ सरस्वती पत्रिका की बात कर रहा था कि इस पत्रिका ने कितना बड़ा योगदान दिया। उनका जन्म रायबरेली में हुआ था। किसान परिवार, वो सिंपल आदमी थे, रेलवे में नौकरी करते थे, बड़े ही अच्छा जीवन जिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से इस काम को करते हुए अंग्रेजी सरकार के विरोध की गंध आती थी। यही नहीं, वर्षों तक उसमें प्रतिक्रियावादी लेख छपते रहे, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों की बात करते रहे। 1904 में सरस्वती में महारानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा, उसमें इसलिए अच्छा कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता का वचन दिया था। उसी लेख में तात्या टोपे को नशंस हत्यारा कहा गया। इसके लेख सब ये सारी बातें उसमें हुई। फिर 1905 में बंग हुआ। 1857 में एक ऐसे राजा की प्रशस्ति छपी जिसने अंग्रेजों की सहायता की। 1908 में सरस्वती में संपत्ति शास्त्र की भूमिका छपी। संपत्ति शास्त्र चाहे मौलिक ग्रंथ हो या अनुवाद, नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे अनुवाद माना है, पर इसकी भूमिका के प्रकाशन के बाद सरस्वती का रुख राष्ट्रीय हो गया। वो कह रहा है कि एक संपत्ति शास्त्र नाम की किताब थी, उसको लिखने के बाद देखिए, लेकिन किस तरह से शासन का प्रभाव होता है और शासन किस तरह से हर चीज़ को प्रभावित कर सकता है। तो ब्रिटिश राज था, इसलिए आपको उनके खिलाफ न छापने के कारण उन लोगों के पक्ष में छापा कि जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग किया था। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, हर युग में रहता है। भारतेंदु को उन्होंने अत्यंत आदर और सम्मान के साथ याद किया। देखिए भारतेंदु का बहुत महत्व था और महत्व है, और उनके महत्व को महावीर प्रसाद द्विवेदी भी बड़े आदर के साथ याद करते हैं। उनके व्यक्तित्व की रीति कवियों में बहुत बड़ा आयाम बताया उन्होंने, और सरस्वती में सामयिकता के प्रति अधिक आग्रह है, पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग्य है, वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहाँ है। अब ये भी है, देखिए, क्योंकि इस पर ब्रज भाषा का एक ये वो भी दौर था कि जब ब्रज से हिंदी खड़ी बोली मुक्त हो रही, भारतीय चेतना उस मध्यकालीन चेतना से बाहर आकर आधुनिक चेतना के साथ अपने आप को एकाकार कर रही है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा भी आ रही है, अंग्रेजी विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं, पश्चिमी कल्चर भी आ रही है, और उसके माध्यम से हिंदुस्तान के लोग संस्कृत और उस ब्रज भाषा से बाहर निकल करके जब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता हो ये भी चल रहा है कि देश दुनिया में क्या घट रहा है। क्योंकि सिर्फ ब्रज पढ़ करके आप दुनिया में क्या हो रहा है उसको नहीं समझ सकते ना, और अंग्रेजी पढ़ करके आप बहुत सारा कुछ जानेंगे, बहुत सारा जाने। और जाहिर सी बात है कि उस समय के तमाम जो बड़े बड़े आंदोलनकारी थे वो बड़े अंग्रेजी के जानकार थे, क्योंकि उससे उन्होंने विश्व इतिहास और विश्व में क्या घट रहा है उससे सीखा, और अपनी राजनीति और अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए उसकी उन्होंने एक प्रेरणा ली। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपरक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कोतुल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है, और न स्वकियाओं के गदागद की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। पर स्वयं द्विवेदी जी ने खड़ी बोली की कविताओं में कर्कशता और इतिवृत्तात्मकता है।
भाषा में परिनिष्ठता और एकरूपता का अभाव है, किंतु खड़ी बोली की आरंभिक कविताओं के लिए दोष क्षम्य है। यूं भी काव्य प्रतिभा के बारे में मोगालते मेहनत है, उसका गद्य की भाषा परिष्कार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, न कि गद्य प्रौढ़ विचारों के व्यक्ति की दृष्टि से। पर साहित्य की को वे जनवादी मार्ग की ओर ले गए और उस दिशा में नए नए कवियों को प्रोत्साहित भी किया उन्होंने। निराला जी ने ठीक ही लिखा है कि बाबू महर्षि गुप्त, श्री स्नेही, रामस्वरूप जी पांडे, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद ठाकुर, गणेश लाल जी, सियाराम गुप्त आदि कवियों को द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और सब कवि उस काल की संस्कृति में स्टाइल में सुकवि देखिए। निराला खुद लिखते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन एक क्योंकि जब होता है ना कि जब नया बच्चा सीख रहा होता है तो उसको कैसे आप अप्रिशिएट करते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी में बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को किया, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों को, और हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कई निबंध खुद लिखे, कई कविताएं लिखी और कई तरह की बातें लिखी, और अपनी संपादकीय में लगातार उस ब्रज भाषा से बाहर निकल करके उस कॉलोनियल चेतना से बाहर आकर के वो इनकी राष्ट्रीय चेतना की तरफ कितने साहित्य को जनवादी रास्ते पर ला रहे थे। जनता की आवाज़ को कैसे उसके साथ जोड़ सकते हैं, कैसे इंगेज कर सकते हैं, और कैसे साहित्य जनता की भाषा में बोल सकता है, बात कर सकता है, इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बड़े अच्छे से समझा, जाना और परखा। ये उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती के महत्व को समझे बगैर हम हिंदी खड़ी बोली के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, मैंने फिर कहा कि खड़ी बोली का बनना आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना है, और आज हमारे पास प्रेमचंद और न जाने कितने राइटर है, अज्ञे से लेकर के श्रीकांत वर्मा से लेकर के जो जितने भी आधुनिक काल के जितने भी बड़े बड़े लेखक आपको नजर आते हैं हिंदी में, और जो एक विराट परंपरा, एक विस्तृत परंपरा हमारे सामने है, वो हिंदी भाषा के अंदर ही है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की और बहुत ही सुखद अनुभूति की बात है। तो शब्बा खैर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जितना अधिक हो सके अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। हमेशा खुश रहना बहुत बड़ी ज़रूरी है। खुश नहीं रहेंगे तो सारा कुछ बेकार है, इसलिए खुश रहिए, और लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसको छोड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने काम पर सिर्फ। मस्त रहिए। जय हिंद।